नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति। हम लोग जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होंगे ना। कौन कौन? पहला डेसिमल नंबर प्रणाली, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं दाशमिक, दशमलव पद्धति, ठीक। दूसरा होता है बाइनरी, जो कंप्यूटर यूज करता है, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विधारी। तीसरा होता है ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम, अष्टक बोलते हैं इसको। और चौथा होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, सबसे पहला हम लोग बात करें किसका? डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसका जो आधार होता है बेस, कितना होता है? 10। इसका जो बेस होगा 2, आधार है ना, बेस मतलब आधार, ठीक है। ऑक्टल वाले का जो बेस होगा वो होगा 8, और हेक्साडेसिमल का जो बेस होगा वो होगा 16। अब ये भी कहां से आया भाई, इसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। तो जो दशमलव नंबर प्रणाली है जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 10। इससे ज्यादा कोई नंबर नहीं होता, 0 से 9। अब इसके बाद अगर हम लोग दशमलव पद्धति में दूसरा नंबर लिखना है या अगला नंबर लिखना है तो इन्हीं नंबर का क्या होगा? रिपीटेशन होगा, पुनरावृत्ति होगी, होगी कि नहीं? मतलब मैक्सिमम कितने नंबर होंगे? 0 से 9, यानी कि 10। इसीलिए उसका आधार या बेस माना गया है कि 10 होता है, ठीक है। वैसे ही दशमलव बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो यहां पर बेस होता है 2, मतलब मैक्सिमम नंबर होंगे 0 और 1। इसके अलावा बाइनरी में कोई नंबर नहीं है ना। कंप्यूटर जो है इसी भाषा को समझता है, 0 और 1। ऑक्टल में टोटल 8 होंगे, 0 से लेकर के 7 तक, ठीक। और हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं, 0 से 9, और दूसरा A से F, ठीक है। ये जो A है ये 10 से स्टार्ट होगा, 0 से 9 तो ऐसी चीज रहेगा जैसे डेसिमल में है, वैसे ही A के लिए 10 हो जाएगा, B के लिए 11 हो जाएगा, C के लिए 12, D के लिए 13, E के लिए क्या हो जाएगा? 14, और F के लिए हो जाएगा 15। तो इस प्रकार टोटल 16 होते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये तीनों हम लोग को अभी पढ़ना भी नहीं है, ठीक। जब कंप्यूटर पढ़ेंगे हम लोग तो फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। हम लोग को मेन पढ़ना क्या है अभी? दशमलव नंबर सिस्टम, ठीक है। अब नंबर सिस्टम की बात की है हम लोग तो सबसे पहले तो जो संख्याएं होते हैं उसके बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो संख्या कितने प्रकार की है? सबसे पहला क्या? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, किसको बोलेंगे? ठीक है, मतलब 1 से लेकर अनंत तक, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, ठीक है। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या जो होगा उसमें 0 से स्टार्ट होगा, 0 से कहां तक? इंफिनिटी तक, क्लियर है। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर किसको बोलेंगे? अब इसमें क्या होगा कि पूर्ण संख्या जो होते हैं
उसमें पूरे पूरे पूर्ण संख्या और उनका साथ में निगेटिव वाला भाग भी, मतलब ऋणात्मक भाग भी मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगा वो, पूर्णांक या इंटीजर नंबर। ठीक है। इवन नंबर किसको बोलेंगे, जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। विषम संख्या ऑड नंबर, जो 2 से विभाजित न हो। ठीक। अभाज्य, ऐसा संख्या जो 1 से और खुद से डिवाइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य या प्राइम नंबर। ठीक है। अब ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्या है, ऐसी संख्या है जो ना कि भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है। सेम भाज्य की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ऐसा नंबर जो 1 से भी डिवाइड होगा, खुद से भी होगा, उसके साथ साथ कुछ और भी नंबर है जिससे वो डिवाइड होगा, मतलब जिसके मोर देन 2 मल्टीपल होंगे। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो ठीक, ओनली 2 मल्टीपल इज कॉल्ड प्राइम नंबर, मोर देन 2 मल्टीपल इज कंपोजिट नंबर। ठीक है ना। अब सबसे छोटे क्या बोलते हैं, असहभाज्य ना, क्या होगा, असहभाज्य किसको बोलेंगे, कोप्राइम ना। कोप्राइम में क्या होगा, देखो जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अथवा जिसका मौसा 1 हो, वे एक साथ क्या कहलाएंगे, सब अभाज्य। जैसे 4 और 9, मसा तो हम लोग पढ़ेंगे ना, मसा मतलब कॉमन रहता है ना। 2 ऐसी संख्या जिनका एक कॉमन संख्या हो जिससे कि वो दोनों क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है। तो 4 हो गया, 9 हो गया, 4 भी किससे डिवाइड होगा, 4 से ही होगा। ठीक है। और 9 से ही होगा, एक ही संख्या बच रहा है 1। मतलब सीधा सीधा ऐसी 2 संख्याओं का पेयर या युग्म जो जिनका मौसा सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ रहा है, जिसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, वैसे दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर या असहभाज्य। और एग्जाम्पल कौन बताएगा, यहां जो एग्जाम्पल लिखा है इसके अलावा एग्जाम्पल और कौन बता सकता है, और भी तो हो सकते हैं क्या, 3 और 5, ये भी कहां आपस में डिवाइड होगा, कैसे, हाँ, तो 3 और 5 का मौसा कितना होगा, 1 नहीं होगा। 3 और 5 का मौसा की बात करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 1 तो आएगा। मौसा मतलब क्या है, ऐसा नंबर जो जिससे जो है वो दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाए, इसी को मौसा बोलेंगे ना। 3 और 5 किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, आपस में तो डिवाइड होगा नहीं, या उसके अलावा भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे डिवाइड हो जाए। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्या, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, ऐसी संख्या जो p बटा q मतलब अंश बटा हर में हम लोग लिख सकते हैं, जहां जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 3 बटा 4, 5 बटा 6, 4 बटा, अब बोलोगे यहाँ 0 नहीं है, 1 कुछ नहीं है, मतलब नीचे में क्या है, 1 है, क्यों 0 नहीं है। ठीक है। अपरिमेय किसको बोलेंगे, नहीं लिखा जा सकता, जैसे ये करनी 2 लिखा है, इसका मतलब क्या, 2 की घात 1 बटा 2 है। ठीक है। अब हम लोग इसके बटे में 1 नहीं लिख सकते क्योंकि इसका पावर 1/2 नहीं दिया हुआ है। ठीक है। अब वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, सभी परिमेय अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। परिमेय और अपरिमेय का जो कॉम्बिनेशन होगा वो सब क्या आ जाएंगे, रियल नंबर में आ जाएंगे। ठीक। इमेजिनरी में क्या होगा, इमेजिनरी किसको बोलेंगे, जिसमें हम लोग आई यूज करते हैं और आई स्क्वायर बराबर होता है -1, मतलब ऐसी संख्या जिसको हम लोग a प्लस
माइनस IB के रूप में लिख सकते हो वो क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मतलब अंडर रूट -2 है, ठीक है, या पहले हम लोग अंडर रूट -4 की बात कर रहे हैं। तो ये जो 4 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहां जो -1 बच रहा है उसको क्या लिख लेना है? I²। ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब रूट बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? 2i बचेगा। ठीक, अब इसका अगर कंपेयर करें इससे तो a की जगह में क्या दिख रहा है? 0 प्लस माइनस क्या? I2 है ना। तो ऐसी संख्याएं जो a प्लस माइनस IB के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब सीधा सीधा कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस लिखा मतलब वो क्या है? काल्पनिक, इमेजिनरी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इसको देख लो एक बार। ठीक है, संख्या एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। फिर अभाज्य हो एवं सम संख्या हो कौन है? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 2 कैसे होगा? भाज्य में क्या होगा? 1 से भी डिवाइड होगा और खुद से भी होगा। ठीक है, तो भाज्य सबसे छोटा कौन सा होगा? 4 होगा। सबसे छोटा अभाज्य की बात करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है क्या कहलाता है? अभाज्य जोड़ा कहलाता है। ठीक है, मतलब 5 और 7 उनके बीच एक सम संख्या है, कौन? 6। पहले अच्छे से पढ़ना है, क्या बोल रहा है? ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच एक ही सम संख्या हो। ये भी ध्यान रखना है ना, दोनों जो नंबर होंगे कैसा होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए, और उनके बीच हमको क्या देखना है? एक सम संख्या। यहां देखो 3 और 5 ये भी क्या है? अभाज्य है। उसके बीच एक 4 है जो क्या है? सम संख्या। बात समझ में आया? अगर क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में अभाज्य जोड़ा कौन सा होगा, 4 ऑप्शन दे दे। ठीक है, तो क्या समझ में आएगा? 2 भाज्य संख्या ऐसा खोजना है जिनके बीच में एक ही सम संख्या हो, वो क्या कहलाएगा? अभाज्य जोड़ा। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो सकती हैं? पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्णांक संख्या, परिमेय और वास्तविक संख्या होती है, लेकिन अवास्तविक या काल्पनिक नहीं। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, हो रहा है ना? सभी प्राकृतिक संख्याएं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है? तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि प्राकृतिक कहां से था? 1 से लेकर अनंत तक, और पूर्ण जो था 0 से लेकर के अनंत तक, यही था ना। तो ये वाला तो पूरा शामिल है इसमें, लेकिन ये वाला इसमें शामिल नहीं है। मतलब पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकते, लेकिन प्राकृतिक जो है पूर्ण हो सकता है। ठीक, वही लिखा है। फिर यहां बोल रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक होते हैं। अब यहां पर एक चीज नहीं आएगा, प्राकृतिक नहीं हो सकता। ठीक है, फिर सभी पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होते हैं। फिर सभी पूर्णांक परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अभाज्य एवं यौगिक सम तथा विषम संख्या होती है। सभी पूर्णांक परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होती हैं। प्राकृत में अभाज्य, यौगिक, सम, विषम एवं पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं। इसमें प्राकृत संख्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भिन्न संख्याएं परिमेय होती हैं, है ना, क्योंकि P/Q के रूप में रहेगा। भिन्न और समझते हैं ना हम लोग। ठीक, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होंगी। सही बोल रहा है क्या?
दो एक ऐसा है जो क्या है, अभाज्य है लेकिन वो सम है। बाकी जितने हैं उसमें 3, 5, 7 ये सब क्या है, विषम संख्या। ठीक है ना। चलो, 0 क्या होगा, ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं है। फिर शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, शून्य बटे में कोई भी संख्या क्या आएगा, शून्य आएगा। और संख्या में शून्य का भाग करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा या अपरिभाषित, अनडिफाइंड। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे ही यहां तक हो गया। किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे क्या कहते हैं, जातीय मान। अब 2 प्रकार का मान निकालने के लिए पूछता है, इसका क्वेश्चन आ चुका है ना। जातीय मान और स्थानीय मान, है ना, 2 टाइप का मान निकालने के लिए पूछता है। जातीय मान किसको बोलेंगे, जो भी नंबर दिया है, जैसे 5, 3, 8, इसमें इसका जातीय मान सिर्फ 3 हो जाए। ठीक, स्थानीय मान की बात करेंगे तो इधर से, ये तो जानते हैं ना हम लोग, ये पहला इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा, फिर 1000, ठीक है, 10,000, ऐसा ही होता है। तो इधर से आएंगे, जो भी आया है उसके बाद 0 लगा दो। ठीक, एक चीज और ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या जो दिया है, सपोज 4, 3, 5, 3, 8 ऐसा दिया है, तो इकाई से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, 1000, फिर 10,000। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट ना, दाया से बाया चलना है हम लोग, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट में जैसे ही हम लोग जाते हैं तो जो संख्या का स्थानीय मान होता है क्या होता है, 10 गुना बढ़ता है। कितना, 10 गुना। ये तो क्लियर है। जैसे ही इसका क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक, ये 8 हो गया। यहां कितना, 80, 800, 8,000 होगा कि नहीं होगा, 10 गुना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो संख्या का क्या होगा, 10 गुना मान बढ़ते जाएगा। कौन सा, स्थानीय मान। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। ये परिमेय संख्या वाला से क्वेश्चन जो है आया है मेंस में, अभी कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ रहा है उसका, परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या का, इस परिमेय संख्या में क्या जोड़े कि इतना हो जाए, या दोनों का, जैसे लास्ट टाइम आया था कि दोनों के गुणनफल में इन दोनों के योगफल का भाग कीजिए। ठीक है, या दो परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए या 10 परिमेय संख्या निकालिए, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन हम लोग को देखना है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अथवा योगफल सदैव क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज छूट गया है। और 2 अपरिमेय संख्या का योगफल और गुणनफल कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन क्या क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय, एक परिमेय मिला देंगे एक अपरिमेय, उनका जब भी गुणा करेंगे या जोड़ेंगे, योग करेंगे, तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। ठीक, पाई क्या है, अपरिमेय। ठीक है, फिर 2 परिमेय संख्याओं या 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं या अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। अभी जैसा बताया कि 2 परिमेय संख्या के बीच में 5 निकालिए तो 7 निकालिए, ये बढ़िया मेंस में आता है क्वेश्चन, अभी 2-3 बार से लगातार आ रहा है ना। तो परिमेय संख्या को दशमलव निरूपण या तो सीमित होता है या असीमित आवृत्ति होता है। जैसे 3/4 लिखा है तो क्या आ जाएगा, 0.75।
या इसी को हम लोग एक चीज और बोलते हैं, शांत। कौन नाम है ना, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए तो शांत दशमलव का एग्जाम्पल हो जाए। अशांत मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा वो अशांत या असीमित। ठीक है। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत व अनावर्ती होता है। किसका? अपरिमेय संख्या। ठीक है। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होगा तथा प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होगा। सही बोल रहा है क्या? नहीं समझ में आया? फिर अब आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट, अब यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। ये वाला देख लेना है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। इसका न्यूमेरिकल कैसा आएगा कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है। या लाइन में स्टार्टिंग से 500 बच्चे बैठे हैं तो वहां से लेकर के 500 तक का योग कितना होगा। ठीक है। अब तुम क्या करोगे, पूरा जोड़ोगे, तो सबके लिए क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है। उसको हम ग्रुप में सेंड कर देंगे ना जी, जो भी नोट नहीं किया। आ जाते हैं हम लोग, n प्राकृत संख्या अगर दिया हुआ है, ठीक, स्टार्टिंग का n मतलब 1 से लेकर n प्राकृत संख्या दिया हुआ है, उनका हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। जैसे 1 से लेकर 10 तक का योग निकालना है तो बहुत आसान, कॉपी में भी जोड़ के निकालना है। ठीक है। लेकिन उस फॉर्मूले की बात करेंगे तो n कितना हो गया, 10 प्लस 1 बटे में 2, तो 2 पंचे 10, 11 पचे आ जाएगा 55 आ जाएगा। अब यहां जोड़ के लिख लो, देख लो, नहीं समझ में आ रहा है, यही बोल रहा है ना। 9 8 17 7 24 36 5 35 4 39 3 42 2 44 1 45 का 5 4 1 5 आया। तो प्रथम n, ये तो 10 था इसलिए हम लोग जोड़ के लिखेंगे, 500 बोल देगा तब फिर फॉर्मूला लगा। ठीक है। 431 बोलेगा तो भी फॉर्मूला लगा। जितना बोला है वो गुने 1 ज्यादा बटे में 2, सीधा सीधा। ठीक है। 99 बोला तो 99 गुने 99 का अगला क्या, 100 बटे में 2। क्लियर है। अगला क्या बोल रहा है, n सम संख्याओं का योग ना। अब ऐसे संख्या जो सिर्फ क्या है, सम है, उनका योग निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1। अब n विषम संख्याओं का क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल देखे थे कि 1 से 10 के बीच में कितनी सम संख्या होंगी भाई, पहला होगा 2, 4, 6, 8 और 10, यही होगा ना। तो इनका क्या करना है, n इंटू n प्लस 1, टोटल कितने हुए 5, तो 5 गुने, नहीं, प्रथम n सम संख्याओं का ना, तो 5 कितना आ जाएगा, 5 प्लस 1 कितना आएगा, 30 है ना। 6 पंचे 30 कितना हो गया, 10 10 20 10। क्लियर है। प्रथम 5 सम संख्या, तो प्रथम 5 मतलब स्टार्टिंग से 2 से चालू करेंगे, 5 तक को काउंट कर लेंगे, वो आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही विषम का बात करेंगे तो विषम में डायरेक्ट n स्क्वायर हो जाएगा जितना है। तो 1 से 10 के बीच में 1 3 5 7 9, यहां भी 5 ही हुए, तो 5 का स्क्वायर लगा देना है इस बार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बोल रहा है कि नहीं, क्या आ जाएगा, 25। जोड़ के देख लो,
9 1 10, 7 3 10, 20 और 5 25। बात समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, कि आपको प्रथम n विषम बोल रहा है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। अब अगला है कि यदि दशमलव संख्याएं 0.x 0.xy के रूप में दी हुई है, इन्हें परिमेय संख्या p बटा q के रूप में कैसे बदलना है, ठीक है, इसका भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। दशमलव में दे देगा 0.01, इसको क्या में बदलिए, परिमेय संख्या में बदलिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दशमलव है एक और राइट साइड में जितना है उनके लिए काट पीट के देख लेंगे, जो आएगा वही हो गया, ठीक। अब ये सब वही है ना, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में जब परिमेय संख्या पढ़ेंगे ना तो वहां पे सब क्लियर करेंगे, ठीक है। इसमें बार जो लगा है उसको हटाने का भी तरीका है, कैसे उसको बदलते हैं, ठीक है, तो डिटेल में वहां पढ़ेंगे। अब किसी भी पहाड़े का योग उस संख्या के 55 गुने के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा है? जैसे हम लोग 2 का टेबल पढ़े हैं क्या? तो 2 का टेबल का पूरा योग, मतलब 2 का पहाड़ा हम लोग लिख लिए, अब उस पूरे का जो योग होगा ना उसमें 55 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यही होगा, ये हो गया 2 का पहाड़ा, ठीक। क्या कह रहा है कि बस 55 से गुणा कर देना है जिसका भी है, 110 आ जाएगा। 55 गुने 2 यानी कि 110, इधर जोड़ लो भाई, 8 6 है ना, 14 18 2 20, 8 28 28 और 2 30 और 10 40, 4 2 6 2 8 2 10 1 11, ठीक है। अगर किसी भी पहाड़े का योगफल निकालना है डायरेक्ट तो क्या कर देना है, उसमें 55 से गुणा कर, क्लियर है। अब 1 से n तक के पहाड़ों का योगफल अगर निकालना, बोल दिया कि 1 से लेकर 5 तक के पहाड़ा जो होगा उनका पूरे का योग क्या होगा, तो फिर फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, 55 गुणे n और n प्लस 1 बटे में 2। अब n क्या होगा, जिसका बोला है, जैसे बोला है कि 1 से 6 तक के पहाड़ों का योग निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 55 बाहर हो जाएगा, ठीक है, और अंदर में 6, फिर 6 प्लस 1 और बटे में 2, ठीक है। तो 55 गुणे 2 तिहाई 6 हो गया, 3 गुणे 7, तो 55 गुणे 21 कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 21 पंचे 105, 10, 21 पंचे 105 और 10 15, तो 1155 हो जाएगा इसका, ठीक है। सब शॉर्टकट ट्रिक है, इसको हमको याद रख लेना, क्योंकि वहां पे निकालते बढ़ जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, और जो भी प्राकृतिक संख्याएं दिए हुए हैं उनके वर्ग का योगफल निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है क्या, n बटा 6 n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक। मतलब इसका हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो बोल दिया है कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसा, 1 से मान लो 50 ले लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं है ना, 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक। मतलब कैसे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 50 का स्क्वायर, पूरा निकालना पड़ेगा तब तो निकलेगा। लेकिन
डायरेक्ट में क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला लगा लेना है, n/6। n कितना है, 50 है। बगल में क्या है, n+1, 50 + 1, फिर 50 दूना 100 मतलब 2 × 50 और प्लस में 1। सॉल्व कर देते हैं तो 50/6 यहाँ आ जाएगा 51 और गुने में आ जाएगा 101, यही आएगा। और 2 × 6 25, ठीक है। तो जितना है वो आ जाएगा क्या, 17 ना, गुना कर दो, कितना आएगा बताओ तो। ये तो हो जाएगा 25 से कम 25, 0 2, 25 से कम 25, 2525 गुने में 17, इसको करो कितना आता, 42,925, ठीक है। तो जितना भी दिया रहेगा हम लोग को क्या कर देना है, फॉर्मूले में डायरेक्ट मान देना, ठीक, क्लियर है। इसका क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। क्वेश्चन ये सबका करेंगे, अभी बस एग्जांपल बता रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग करेंगे नहीं बुक से, है ना। चलिए अगला क्या है भाई, अब इस बार घन का, है ना। अब कह रहा है कि n प्राकृत संख्या के घन के रूप में अगर दिए हुए हैं तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला n × n+1 अपॉन में 2 है ना, और बटे में 2 का होल स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। जैसे 1 का क्यूब दे दिया है, 2 का क्यूब दे दिया, 3 का क्यूब दे दिया, प्लस दैट 10 का क्यूब सपोज, है ना। n कितना 10 हो गया, तो 10 फिर 11 आएगा बटे में 2, 2 पंचे 10, 55 का स्क्वायर जो आएगा आंसर 3025, 3025, ये हो जाएगा क्या उसका, ठीक। आगे बढ़े, अभी बनाएंगे क्वेश्चन है सबका, अभी एग्जांपल देख रहे हैं, क्वेश्चन भी बनाएंगे, है ना। तो 2 और बच गया है। अब कह रहा है कि n प्राकृत सम संख्याओं का, अभी क्या थे पूरे, सम हो चाहे विषम हो। अब कह रहा है कि प्रथम मतलब फर्स्ट 50 सम संख्याओं का या फर्स्ट 5 सम संख्याओं का, अभी जैसा एग्जांपल लिए, ठीक है। तो जैसे मान लिए पहला सम संख्या 2 हो गया, ठीक है ना जी, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, यही होगा प्रथम 5 सम संख्या, यही होगा ना। इसका स्क्वायर निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगा लेना है भाई, 2n, n मतलब कितना 5 बटे में 3 और ब्रैकेट में 5 + 1 और फिर 2 × 5 + 1, ठीक है। तो हो जाएगा 10 बटा में 3, यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 11, 3 दूना 6 तो 20 × 11 तो 220, ठीक है। तो जितने भी बोल देगा, प्रथम 12 बोल देगा सम संख्याओं का, 12 रख देंगे इनके जगह, जो आएगा वही आंसर होगा। सेम वैसे ही क्या बोल रहा है, n प्राकृत सम संख्याओं के घनों का योग, अब इस बार उनका पावर 3 हो जाए, ठीक है। ऐसा 2 का क्यूब, सॉरी 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। अब ये टोटल कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n² और n+1 का होल स्क्वायर। तो 2n, n कितना 5 का स्क्वायर, टोटल कितने हैं 5 ही है, और बगल में क्या है 5 + 1 का स्क्वायर, तो हो गया 2 × 25 और गुने में 6 का स्क्वायर मतलब 36 होगा ना। कितना आ जाएगा तुषार बताओ इसको, 5 × 6 = 30
5 3 15 और 3 18, तो टोटल कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा प्रथम 5 सम संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, और ऐसा क्वेश्चन 100% आता है, चाहे जो आ जाए, है ना। 1 से 200 के बीच में बोल देगा तो बोल देगा कि 200 से 500 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल कितना होगा। निकालने बैठ जाएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, आधा घंटा तो निकालने में लग जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूले को बस याद कर लेना है, बन जाएगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ा सा ये भी वही है, ठीक है, लेकिन इसमें 2 चीज बचा है। अब एक और क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम से, कौन सा? भाज्यता की जांच करना ना, कौन संख्या भाग होगा कि नहीं होगा, यहां से भी क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो 2 से भाग अगर देना है, चेक करना है, तो क्या होना चाहिए कि यदि दी संख्या के इकाई स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। क्लियर है? 3 से के लिए अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो 3 से विभाजित होगा। ठीक, एग्जाम्पल बताओ बताओ बताओ। जैसे 154 है, ठीक, कह रहा है कि 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? होगा? नहीं होगा ना? अगर मान लीजिए 153 कर दें तब हो जाएगा ना? 153, तो क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। अब ये 3 से चूंकि विभाजित हो जाएगा, इसलिए दी हुई संख्या भी 3 से विभाजित। क्लियर है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा ना, 100% गारंटी। और बड़ा कर रहे हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, पूरा। अब 4 वाले के लिए क्या होगा? यदि दी हुई संख्या के इकाई व दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाएगा तो उस संख्या जो है वो 4 से। ठीक है, 5 वाले के लिए क्या है? यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वो। ठीक, 6 के लिए 2 और 3 से अगर भाग हो गया मतलब वो 6 से भी भाग। ठीक, 8 के लिए क्या होगा? है ना, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से अगर विभाजित हो गया तो जाएगी। ठीक, फिर 9 से 3 वाला। ठीक है, फिर 11 वाला के लिए, अच्छा इसमें 2 चीज नहीं लिखा है, 7 और 10 वाला बच गया है। 10 का तो 0 हो गया, 7 वाला ठीक है, देख लेना उसको, है ना। यहां तो वही लिखा हुआ है, ये तो रूल जानते ही हो, शेषफल प्रमेय वाला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या बोलते हैं इसको? शेषफल प्रमेय। पढ़े होगे ना, भाग को चेक करने का 5वीं 6वीं में पढ़े होगे। सिंपल, देखो ना, 25 को भाग किए 3 से, ठीक है, 1 आ गया से, ये क्या हो गया? ये सबसे पहले तो भागफल, ठीक, शेष ये भाजक भाज्य। ठीक है, तो भाज्य जो होगा वो क्या होगा? भाजक गुने भागफल, मतलब 3 गुने 8 और प्लस शेष, बोल रहे हैं ना, प्लस शेषफल कितना है? 1।
24 प्लस 1 बराबर 25, और यही हम लोग का था भाज्य। इसी को हम लोग कहते हैं शेषफल प्रमेय, है ना, या विभाजिता का प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, चेक जिससे करते हैं हम लोग कि डिविजिबल है कि नहीं, भाग हो जाएगा कि नहीं। शेष अगर आया तो पूर्णतः विभाजित नहीं कहलाएगा, और शेष नहीं आया, 0 आया, तो क्या बोल देंगे, पूरी तरीके से विभाजित। ठीक, क्लियर है ना। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन बनाया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी अपरिमेय है। ठीक, तो पहले से लगा हुआ है ना, पाई क्या था, अपरिमेय। कौन सी संख्या परिमेय है, उसका पूरी तरीके से रूट आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, अगर अंडर रूट में है मतलब वो अपरिमेय, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां देखिए 40 प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, हाँ, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2, यही होगा ना। 40 प्लस 1 और बटे में 2, तो 20 गुने 41 गुना 82, 820 आ जाएगा। ठीक, 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग 90। 50 से 90 के बीच किसको निकालना भाई, अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्या कौन कौन होंगे 50 से 90 के बीच, बताइए। 50 से क्या बोल रहे हैं, 90 ना, तो पहला हो जाएगा 51 कि 57, हाँ नहीं होगा, है ना। क्या बोल रहा है, अभाज्य बोल रहा है ना। 51 नहीं होगा, 53 होगा, 53 में भाग हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। तो 53 से स्टार्ट होगा, 54 में हो जाएगा, 55 में भी हो जाएगा, 56 में भी हो जाएगा, 57 में होगा जी। 19 का पहाड़ा पढ़ो, है ना, क्या होगा 59। ठीक है, 53, 59 और 60 नहीं होगा, 61 भी नहीं होगा, कि होगा, होगा 61 होगा, 62 नहीं होगा, 63 भी नहीं होगा, 64 भी नहीं होगा, 65 भी नहीं होगा, 66 होगा, नहीं होगा, 67 आ जाएगा। ठीक है, फिर और बताओ, 71 ना, 71, 73, फिर 79, 83, 79, 83, 89, ये हो गए हम लोग के 50 से 90 के बीच अभाज्य संख्या। ठीक है, इनका क्या चाहिए हमको, योग चाहिए, जोड़ लेते हैं, पूरे को जोड़ देना। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12, 9, 21, 3, 24, 25, 7, 32, 33, 9, 42, 3, 45, 4, 8, 4, 12, 12, 8, 20, 20, 7, 27, 27, 7, 34, 7, 41, 6, 47, 6, 53, 5, 58 और 5, 63 ना, 635 आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर अब ये बोल रहा है, देखो ये अंकों वाली संख्या वाला भी क्वेश्चन कभी कभार पूछता है, बहुत सिंपल रहता है, पढ़े हो ना सब। 2 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, है कौन नहीं पढ़ा है,
हाँ बताओ, वाला क्वेश्चन बना के दिखाओ क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर बताओ लास्ट से। आजा, कितना है आंसर? ठीक है, ये बोला किसे नहीं बना? नहीं बना। देखो क्या बोल रहा है, 4 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है ना, ये तो समझते हैं ना, अंक बड़ी संख्या रहेगा तो 9 लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग जो बात किए थे कि 0 से 9 इतना ही संख्या होता है दशमलव पद्धति में, और 9 जो है एक अंक का सबसे बड़ा संख्या है कि नहीं है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा 3 अंकों की, मतलब 9 लगाते चले जाओ। एक छोटी की बात आएगा तो है ना, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या, ठीक, फिर 2 अंक की, फिर बढ़ते जाएगा। क्या कर रहा है, योग निकालना है, दोनों को जोड़ देना है, और क्या समझ में आया? छोटी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी? 0 नहीं है, ठीक है। 0 का क्यों वैल्यू नहीं है? जब तक कोई संख्या ना लिखा हो 0 का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। अगर पहले लिख दिए 0 और 1 तो बाद में लिखेंगे तभी कोई मतलब है, ठीक है। इसलिए हम लोग 0 को पहला छोटी संख्या नहीं मानते, एक अंक का, 1 से स्टार्ट होता है ना। लेकिन एक अंकों की अगर बोलता है कि टोटल कितनी संख्या होंगी, तो वहां पर लेकिन ऑप्शन में 10, ठीक है। दशमलव पद्धति में एक अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं, तो 10, वहां 0 काउंट होगा, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए अगला क्या बोल रहा है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा बना के दिखाओ भाई। क्या बोल रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य है। क्वेश्चन नंबर 10 पीछे दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 10 को बनाना है, बनाइए। भागफल दे दिया है कितना, 16, ठीक है। भागफल तो सबसे पहले दे दिया है 16, और क्या दे दिया है कि भाजक जो है वो क्या है, 25 गुना है, किसका, भागफल का। यही तो लिखा है क्या, देखो ना, सबसे पहले भागफल को लिख लो, भागफल कितना दिया है, 16, ऐसा, ठीक है, 16 दे दिया है। और भाजक के लिए कंडीशन दे रहा है, भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, तो भागफल गुने 25, भागफल कितना है, 16, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 16 25 80, क्या तो आएगा, आ गया भाजक। अब शेषफल का 5 गुना है, ठीक, कितना आ जाएगा, शेषफल 80, यही है ना, शेषफल का 5 गुना मतलब 16 25 80, यही है ना। शेषफल कितना दिया है, भागफल भागफल गुने में 5, तो 16 गुने 5 80, अब नहीं बन जाएगा, भाज्य निकालना है। तो अभी जो हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़े हैं, भाज्य बराबर क्या, भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल,
ठीक है, तो भाजक कितना है हम लोग का 400, ठीक है, तो 400 गुने में क्या भागफल यानी कि 16 और प्लस में 80, यही हो जाएगा हम लोग का क्या भाज्य। ठीक है, 16 चौके 64 और प्लस 80 यानी कि 6480, ये हो जाएगा हम लोग का क्या आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे वाला संख्या दो संख्याओं का योगफल दिया है और दोनों का अंतर दिया है, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझ जाए। दो समीकरण मिलेगा, समीकरण को हल करके एक्स और वाई का मान निकाल देना है, हो गया, ये और कुछ करना है। हाँ आ गया, अरे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही ना है, दो संख्याओं का योग दिया है और क्या दिया है अंतर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। 11वां आंसर कितना आएगा बताओ भाई, बताओ। योग कितना दे दिया है 90, ठीक है, और अंतर कितना दे दिया है 40। तो जब भी ऐसे समीकरण को हल करते हैं तो क्या कर देते हैं, ये दोनों जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो ये प्लस में है और ये माइनस, कट जाएगा ए और ए, 2a बराबर 130, ए बराबर 130 बटा में 2 यानी कि 65। अब इस ए का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो तो बी आ जाएगा ना, तो ए का मान रख दिए 65 प्लस में बी बराबर 90, तो बी बराबर हो जाएगा 90 माइनस 65, 65 उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 25। ए आ गया 65, बी आ गया 25। तो भी एक ही बात है, किसी से भी बनाओ बात तो ही आएगा ना, चेक करके भी देख सकते हो, दोनों का योग क्या बोल रहा था 90, आया कि नहीं 90, घटाने पर 40 आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ऐसा क्वेश्चन एक तो अभी आया है 22 और 23 में आया है, क्या कह रहा है कि यदि 8 गुने 97 और 325 गुने n बराबर इतना है तो n का मान ज्ञात करें, मतलब x, और x के जगह में n दे दिया है ना। सबसे पहले तो इसका गुणा करके उधर घटा देना है, इसमें से माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं माइनस, और माइनस होगा उसमें 325 से भाग कर देना, जो आएगा आंसर होगा, बहुत सिंपल नहीं है, बता दो आंसर। 16 नंबर और 17 नंबर के आंसर बताओ फटाक से, उर्वशी 17 का बताओ। अब इसमें क्या बोल रहा है, यहां जो स्टार लगा है ना, स्टार की जगह में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, बताओ। ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा पता है, बस इसमें का जोड़े कि इतना हो जाए, यही ना बोल रहा है वो, ठीक, इसमें से उसको घटा देंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या जोड़ना है, तो जो जोड़ना होगा उसमें से 5 और 2 तो दिया हुआ है, बीच वाला बस एक तो गायब है, तो बीच वाला ही गायब है ना, तो ये समझ में आ जाएगा कि स्टार के जगह में क्या रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 2 रहेगा, 7 रहेगा, पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा, चल जाएगा ना, 3 आएगा, 532 जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। हाँ मतलब दोनों तरीके से भी बना सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया है, चारों को एक बार रख लीजिए, उससे बाहर तो होगा ही नहीं होगा, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक।
अब ये वाला बताओ थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है ना, गलत। ठीक, दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होगा, दो विषम संख्या का योग हमेशा सम संख्या होगा। एक और तीन, एक और पांच, तीन और सात, तीन और पांच, सात और नौ, 16। क्लियर है। चलिए तीसरा, दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होगा। आ रहा है। एक और ऑप्शन बचा है, टेंशन नहीं लेना है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होगी, ये तो सही है कि नहीं। तो सी नंबर जो है ऑप्शन गलत है। दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या नहीं आएगा। हो सकता है कि इन्हीं का आ जाए, लेकिन सभी का। ठीक है, ये ध्यान रखना, सदैव लिखा है तो, सदैव नहीं लिखा रहता तो फिर लास्ट के ऑप्शन में हर्षित हो सकता था। हाँ भाई, मैं क्या बोला कि अगर ये सदैव नहीं होता तो डी के जगह में हर्षित होता। इनमें से ठीक है। ये बताओ थोड़ा, तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित होगा। वैसे वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, चारे को ऑप्शन है, भाग करके देख लो ना भाई, वही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बनाओ। क्या कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का जो अंक है वो दहाई स्थान के अंक से दो अधिक है। यदि दोनों अंकों का योग 12 है तो संख्या क्या होगा। पहले तो एक यही पास दे दिया है कि एक आध दो ऑप्शन को हम लोग भगा सकते हैं दिमाग से ही, है ना। जिसमें 12 नहीं आ रहा है तो मतलब होगा ही नहीं होगा ना। 12 12 12 8, उसका कहानी खत्म। तो समझ में आ रहा है ना कैसे, क्योंकि अंकों का योग कितना बोला था, 12 बोला था। तो जिनको जोड़ने के बाद 12 नहीं आ रहा उनका होगा ही नहीं, तो गलत हो गया फिर। ठीक है, अब 3 तो बचे हैं, उसमें भी कह रहा है कि जो इकाई का अंक है ना वो दहाई के अंक से दो अधिक है। तो देखो ना भाई, इकाई का अंक यहाँ कम है, यहाँ भी कम है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने नहीं है। लेकिन अगर मेंस में आ गया तब ठीक है ना, क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि दहाई का अंक क्या है, x, है ना। मान लेंगे कि दहाई का अंक क्या है, x है, माना। ठीक, तो प्रश्नानुसार यही बोल रहा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो इकाई का अंक है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, दहाई के अंक से दो अधिक है। ठीक, और दोनों का योग भी बोल रहा है। ठीक है, तो संख्याओं का वो योग, तो x और x प्लस 2, इकाई का अंक इकाई का अंक और दहाई का अंक, दोनों का क्या योग, 12 के
2x बराबर 12 माइनस 2 10, x बराबर क्या 5। x क्या था दहाई का अंक, x क्या था दहाई का अंक, दहाई का अंक आ गया ना जी कि नहीं आया, दहाई का अंक आ गया 5। अब x का मान 5 आ गया तो इकाई का अंक यहां से आ जाएगा x प्लस 2, तो 5 प्लस 2 यानी कि इकाई का अंक आ जाएगा 7 और दहाई का अंक है 5। तो इकाई में लिखना है 7, दहाई में लिखना है 5। संख्या क्या हो गया 57 आ गया। क्लियर है। तो अगर मेंस में आएगा तो ऐसे बना लेना है, और प्री में आया तो फिर प्री में सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना कि एलिमिनेट करो। 4 ऑप्शन में से कोशिश करो कि एक आध दूसरे जबरदस्ती भगाओ दिमाग से ही उसको, है ना। तो ऐसा चीज क्वेश्चन में खोजो कहां ऐसा दिया हुआ है। क्लियर है ना। तो नंबर सिस्टम को स्किप करें।